क्या ये बेहतर नहीं होता मॉडल बशारुल असद के लिए कि वो उसको कॉपी करता और इस मुज़ाहिमती तहरीकों को साथ में लेके चलता, कोई डायलॉग होता, कोई नेगोशिएशन होता, कोई स्ट्रेटेजिक प्लानिंग होती। ये वो लोग हैं कि इन पर मिसाइल गिरते हैं, ये अगले 1 घंटे बाद वो मिसाइल अमरीकियों पे मार देते हैं, इसराइलियों पे मार देते हैं। तो इनकी तो मिसाल ही नहीं है। ये वाक़ई बहुत ही एक बेमिसाल लोग हैं। अब इसने और क्लियर कर दिया कि अब ये सीरिया को बिल्कुल जड़ से ख़त्म कर देना वाइप आउट चाहते हैं। करना चाहते हैं। बिल्कुल सीरिया को वो नक्शे से ही हटा देना चाहते हैं कि भई ना कोई फ़ौज रहेगी अरब, ना कोई इनके पास साज़ो-सामान होगा, ना असलहा होगा। तो कल को अगर सीरिया डेवलप भी होता है बाद में, तो इनके पास तो कोई चीज़ नहीं होगी, ये तो मोहताज हो जाएँगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, तक रीसेंट पर्सपेक्टिव के एक और प्रोग्राम के साथ ख़बर क्या है कि सेट के ऊपर मैं, अली वासिफ़ और डॉक्टर साबिर हाज़िर हैं, आपकी पेश-ए-ख़िदमत हैं। और इस हफ़्ते काफ़ी ख़बरें जो है वो ख़ास तौर पर मिडल ईस्ट के हवाले से, मशरिक़ वस्ता के हवाले से ज़ेर गर्दिश भी हैं। और प्रोग्राम का डिले होने का मकसद भी यही था कि जो है वो कुछ इनसाइट्स इन्फॉर्मेशन और कुछ रियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन जो है वो आपके साथ शेयर की जाए। सो 2-3 दिन और 4 दिन की ये जो एक एक्टिविटी आपने मुलाहिज़ा भी की थी मशरिक़ वस्ता की सूरत-ए-हाल के ऊपर, और अब कुछ हद तक हम इस काबिल हुए हैं कि जो है वो बहुत सारी ठोस मालूमात के साथ जो है वो आपकी खिदमत में हाज़िर होकर रियल और फैक्ट्स बेस्ड इन्फॉर्मेशन शेयर की जा सके। सो मैं बग़ैर किसी तमहीद के जो है वो इस प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करता हूँ, और विद रिस्पेक्ट के जो है वो मशरिक़ वस्ता में क्या हो रहा है, और रिसेंट जो इंसर्जेंसी स्टार्ट हो गई है सीरिया में, और आनन-फानन 10 दिन के अंदर हम देखते हैं कि जब वो एकदम से जो कि इससे पहले भी ये अटेम्प्ट हुई थी, लेकिन ये है कि वो इतनी मौसर साबित नहीं हुई थी। बट अब रीसेंट डेवलपमेंट ये है कि हम 2011 की एक अलग वो थी, और जो है वो 2024 में हम जब देखते हैं उसके अवाखिर में, तो जो है वो सूरत-ए-हाल यकसर मुख्तलिफ है, और 10 दिन के अंदर-अंदर जो है वो ये टेक ओवर कर लिया गया है इंसर्जेंट्स की तरफ से। और जो मशरिक़ वस्ता की पेशरफ़्त है, डेवलपमेंट्स हैं, वो वक़्तन-फ़वक़्तन जो है वो दिन-ब-दिन, बल्कि घंटों के अंदर तब्दील होती जा रही हैं। सो आज मैं और डॉक्टर साबिर आपके सामने इसी उन्वान से बात करेंगे। डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नज़र रखते हैं जो है वो मशरिक़ वस्ता की जो लेटेस्ट सिचुएशन है, और क्या आपके पास इनसाइट्स हैं, और क्या अब तक की सूरत-ए-हाल है? चूँकि आपके सामने ही होगा, चूँकि आपकी एक गहरी निगाह भी है मशरिक़ वस्ता की सूरत-ए-हाल पे। सो जो डेवलपमेंट्स आ रही हैं वो तो लम्हा ब-लम्हा तब्दील होती जा रही हैं, और यहाँ तक कि हमने एक प्रोग्राम रिकॉर्ड किया था इससे पहले, और हमें अंदाज़ा नहीं था कि इतनी फ्रीक्वेंट जो है वो चेंजेज़ आ जाएँगी कि हमें जो है वो प्रोग्राम को दोबारा अस्सर नौ फिर रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो क्या कहेंगे इस बारे में? जी हाँ, वासिफ़ बिल्कुल। जो उस दिन हमने बातचीत की थी, तो हमने उसके ग्राउंड्स के ऊपर बात की थी कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, दहशतगर्द ग्रुप्स कौन हैं, हुकूमतें कौन-सी मुलव्विस हैं, ये सारी बातें हमने की थी। और वाक़ईन इस बात का इतना अंदाज़ा नहीं था कि चंद घंटों में या चंद दिनों में जो है वो सूरत-ए-हाल ये यकसर तब्दील हो जाएगी। और फिर हमने देखा कि वो 8 दिसंबर को जो सीरिया के 23 साल से जो प्रेसिडेंट थे बशारुल असद, वो भी अचानक से मुल्क छोड़कर चले गए, उनका त्यारा चला गया, और वो फिर बाद में पता चला वो मॉस्को पहुँच गए अपनी फैमिली के साथ। तो ये वाक़ईन एक सरप्राइज़िंग सूरत-ए-हाल है, और अभी तक भी सरप्राइज़्ड हैं। बहुत सारी चीज़ों के जो उस वक़्त हमारे पास जवाब नहीं थे, हमने कोशिश की, आपने भी बड़ी मेहनत की है, और बड़ी रिसर्च और दकीक मालूमात के साथ हम आज दोबारा जब यहाँ बैठे हैं, तो बहुत सारी चीज़ों के जवाब अब हमारे पास शायद किसी हद तक आ चुके हैं। क्योंकि हमारी तो कोशिश है, मैं तो ख़ास तौर पर ये कोशिश करता हूँ कि जो अख़बारी ख़बरें हैं, उनको ना रिपीट ना किया जाए, बल्कि कोई एक ऐसी इन्फॉर्मेशन हो जो सही बात हो, जो ग्राउंड जो रियलिटीज़ को जो रिप्रेजेंट कर रही हो, वो कम से कम हम अपने लोगों तक, अपने सुनने वालों तक, देखने वालों तक पहुँचाएँ। और अब जो सूरत हाल है वो बहुत ही तकरीबन वाज़ेह होती जा रही है कि एक बात तो बड़ी क्लियर हो गई है कि इस प्लॉट के पीछे अमेरिका और इसराइल थे। क्योंकि जो हमने देखा है कि बशार अल असद के निकलते ही, और जो सीरिया की जो गोलान हाइट्स हैं, जिसे अरबी में जोलान की पहाड़ियाँ कहा जाता है, वहाँ पर 1973 से गासिब इसराइली फोर्सेस वहाँ पे ऑक्युपाइड हैं, उन्होंने कब्ज़ा किया हुआ है। और जैसे ही 8 दिसंबर के वाक़यात होते हैं, विद इन सेकंड्स ऐसा लग रहा है कि पहले से प्लान तैयार था, पहले से सारी ग्राउंड वर्किंग, होम वर्क सारा किया गया था। और फ़ौरन इसराइली फोर्सेस ने क्या किया है, जो ऑक्युपाइड फोर्सेस हैं, वो 14 किलोमीटर अंदर एकदम से दाखिल हो गई, और उन्होंने आकर वो इलाकों पर कंट्रोल हासिल करना शुरू कर दिया। एक नया बफर ज़ोन बनाना शुरू कर दिया कि जो
बिटवीन मकबूजा फ़लस्तीन और सीरिया की बॉर्डर बन गया। इस पेशरफ्त ने बहुत सारे सवालों के जवाब खोल के रख दिए कि पहले तो ये शक था कि नहीं भाई ये तो शायद कोई इस तरह है कि मकामी भी लोग हैं, देखिए शिकवे शिकायतें हैं, हम उस पे भी आज बात करेंगे हम इस बिल्कुल। पे कि जो अवाम के शिकवे हैं, जो शिकायतें हैं और जो बशार अल असद की खराबियां हैं और वो क्यों हैं, उसकी वजूहात क्या हैं, वो भी हम देखेंगे। लेकिन ये जो काम हुआ था, इसने तो सारी किराएँ खोल दी। इसने बता दिया कि भई ये तो अमेरिका और इस्राइल है इसके पीछे। और फिर अगला कदम आप देखिए, जैसे आप कह रहे थे कि चंद सेकंडों और मिनटों में, घंटों में सूरत-ए-हाल चेंज हुई है, उसमें जो दूसरी बड़ी जो डेवलपमेंट आई कि शाम के अंदर जो फ़ौजी तनसीबात हैं, जो उनके रिसर्च सेंटर्स हैं, जो उनके आईटी सेंटर्स हैं, जो उनके टेक्नोलॉजी के सेंटर्स हैं, जो एयर फ़ोर्स के जो डिपो हैं, जो जहाज़ जहाँ पे खड़े होते हैं, जहाँ पे असला डिपो हैं, टैंक्स जहाँ पे खड़े होते हैं, गोला-बारूद उनका रखा जाता है जंगों में लड़ने के लिए, उन पर इज़राइली फ़दाइया ने बमबारी शुरू कर दी। सही। इसका क्या मकसद था? अब इसने और क्लियर कर दिया कि अब ये सीरिया को बिल्कुल जड़ से ख़त्म कर देना वाइप आउट चाहते हैं। करना चाहते बिल्कुल सीरिया को वो नक्शे से ही हटा देना चाहते हैं कि भई ना कोई फ़ौज रहेगी अरब, ना कोई इनके पास साज़ो-सामान होगा, ना असला होगा। तो कल को अगर सीरिया डेवलप भी होता है बाद में, तो इनके पास तो कोई चीज़ नहीं होगी, ये तो मोहताज हो जाएँगे। तो ये इस चीज़ ने वाज़ेह कर दिया है, एक बात कि ये तो इसके पीछे अमरीकी हुकूमत अच्छा, का इसमें खुला थोड़ा-सा हाथ है। इसको रिवर्स करें आप। फॉर एग्ज़ाम्पल ये कि हम कुछ देखते थे कि सीरियन गवर्नमेंट या रेजिम बहुत टैक्टफुली चल रहा था अपने अलाइज़ के साथ में और उसके स्ट्रेटेजिक अलाइज़ थे वो। फॉर एग्ज़ाम्पल ईरान उसको बैक कर रहा था, इराक उसको बैक कर रहा था और डिफरेंट अरब कंट्रीज़ भी कुछ एक आध शायद उनके साथ जो है वो लाइन अप थे। और उसके बाद हमने देखा कि काफ़ी अरसे तक जो है वो ये सिलसिला उन्होंने एक रेज़िस्टेंस मूवमेंट को जो है वो वहाँ पर इंटैक्ट करके रखा, यहाँ तक कि वो फॉरेन इंसर्जेंसी नाकाम हो गई। या आपने देखा होगा ये। हाँ, बिल्कुल ऐसा। दाइश के नाम से जो कि खुद जो है वो अब तो सबके सामने कि वो बिल दाइश कहाँ से आए थे और क्या उसकी प्रीएम्बल था। लेकिन जो है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम इस दफ़ा क्या हुआ ये असद रेजिम को कि जो है वो जो ये क्रॉस बॉर्डर इंसर्जेंसी ने टेकअप किया और तकरीबन जो है वो लगभग कहते ये है कि 30,000 से ज़ायद इंसर्जेंट थे, जो कि बॉर्डर के उस पार से दाखिल हुए और उनको कोई मुज़ाहमत का सामना नहीं रोकने करना वाला पड़ा। कोई नहीं था। बिल्कुल ये ये किस तरह से हुआ या तो उसकी कोई असद रेजिम का पॉलिसी शिफ्ट था या फिर कोई मिसकैलकुलेशन थी जिसके नतीजे में ऐसा हुआ या फिर ये था कि वो पहले चूँकि ईरान और उसके बैक्ड अलाइस उसके साथ थे इस वजह से कुछ मामला मुख्तलिफ थे और क्या रीज़न ऐसा है कि जिसकी वजह से अभी उन्होंने बैक नहीं किया या फिर इन्होंने उनसे मदद हासिल करने की कोशिश नहीं की? देखिए इसका बड़ा बैकग्राउंड है। मैं वहीं से जहाँ से आपने बात शुरू जी, की है कि 2011 से जब यहाँ दाइश आती है, यहाँ पर दहशतगर्दी का बाज़ार गर्म होता है, हुकूमत को गिराने की बातें की जाती हैं, अल-कायदा भी आ जाती है, जबहतुन-नुसरा और पता नहीं कितने ग्रुप्स आ जाते हैं। अमेरिका की फंडिंग है, तुर्की है, सऊदी अरब है, कतर है, ये सारे मिल जाते हैं। इनका सबका टास्क क्या था कि भई बशार को गिराना है, बशार हुकूमत ख़त्म करनी है, सीरिया के अंदर एक नई तक़सीम और उस वक़्त भी एजेंडा यही था कि सीरिया को 3 हिस्सों में तक़सीम करना है। बहरहाल इस ये बैकग्राउंड इसलिए बता रहा हूँ कि आपकी इस गुफ्तगू का एक थोड़ा-सा जवाब इसमें शायद आ जाए कि ये 10 साल ये मामला चला, 2011 से 20 तक चला। इसमें दाइश के साथ मुकाबला किया गया, आपने सही कहा, जो इनके पुराने अलाइज़ थे, जिसमें ईरान सफ़े अव्वल में था, वो रशा था। इन्होंने मिलकर सीरिया को ऑक्सीजन दी, सीरिया को खड़ा किया और इस मुश्किल हालात में भी ये बशार अल असद अपना मुल्क छोड़कर नहीं गया। सही। हालाँकि ये तज्ज़ियात उस वक़्त भी आ रहे थे कि आज बशार गया, कल गया, सुबह गया, रात को गया, लेकिन वो नहीं गया। उसने डट कर मुकाबला किया क्योंकि उसके दोस्त उसकी वो मदद को पहुंच चुके थे और उसको अपने दोस्तों पे एतमाद था और दोस्तों ने बड़ी कुर्बानी दी। वो रशिया ने बहुत कुर्बानी दी, उससे बढ़कर ईरान ने सही। बहुत बड़ी कुर्बानी दी। उनकी फौज के बड़े-बड़े जर्नेल वहाँ पे आकर जो है वो शहीद हो गए वहाँ पर आकर दहशतगर्दी की जंग में और बहुत बड़ा उनको नुकसान हुआ। पूरी दुनिया के अंदर अमेरिका ने सैंक्शन उनके ऊपर बढ़ा दी, बहुत कुछ हुआ उनके साथ। इकोनॉमिक सैंक्शंस थी और बहुत सारी ये एक अलग डिबेट है। लेकिन जो एट द एंड हुआ, सीरिया बच गया। अब हुआ क्या कि 2019 में रूस ने ये गारंटी ली, रूस ने कहा कि भई आओ इधर आस्ताना मुज़ाकरात का आपने नाम सुना होगा कि आस्ताना मुज़ाकरात हुए। आस्ताना डायलॉग के अंदर रूस, तुर्की, सीरिया और ईरान ये बैठे, इन्होंने बातचीत की कि भई अभी सिस्टम कैसे आगे चलाना है, क्या करना है, क्या मामलात हैं। तो बशार अल असद को कहा गया कि वो लेजिटिमेट जो अपोज़िशन है सीरिया में, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जो लीडर्स हैं, उनके साथ डायलॉग करे। अच्छा। उनके साथ सही। बातचीत करे और उनके ग्रीवेंसेस को ले बातचीत करे, कुछ सॉल्यूशन की तरफ जाए, ताकि मकामी शिकायत कम से कम हों।
लेकिन इसी असना में आप ये भी ज़रा याद रखिए कि ये जो अमरीकी हुकूमत है, जिसको मैं बार-बार कह रहा हूँ कि जो इस वक़्त भी इस सारे मामले की ज़िम्मेदार है, इन्होंने शाम के ऊपर सैंक्शन लगा दी। सही। होना क्या चाहिए था जब दाइश का खात्मा हुआ, अमेरिका इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पे क्या करता? शाम को पैसे देता, उनकी मदद करता, जो ह्यूमन राइट्स के नारे लगाता है ना अमरीकी सही। जो हुकूमत है, वो नहीं हुआ। उसके अपोज़िट शाम पर सैंक्शन लगा दी गई, सही। पाबंदियाँ लग गईं। जब देखें पाबंदियाँ लग गईं तो अब मैं आपको ये बताऊँ, बड़े ही इंटरेस्टिंग बात है, आपने शायद पहले सुनी हो या नहीं, या हमारे सुनने वालों ने, कि दमिश्क के अंदर, ये कैपिटल है दमास्कस, और हमा और हुमस, ये बड़े डेवलप्ड शहर थे, खूबसूरत शहर थे। सही है। इधर जो फौजी काम कर रहे हैं सीरियन अरब आर्मी के, उनकी जो मैक्सिमम सैलरी है वो क्या है? $25। अच्छा। $25 में कौन काम करता है? सही। सीरिया सीरिया फौजी काम कर रहा है। और बड़े से बड़ा कोई जर्नल की तनख्वाह जो मिल रही है $40-45, ये दमिश्कस में हो रहा है। अब जो एलेपो है, जो इदलिब है, और शुमाली सरहद के इलाके हैं जहाँ पर तुर्की का नफूज़ ज़्यादा है, सही है। उधर का फौजी कितनी तनख्वाह ले रहा है? वहाँ पे $500 तनख्वाह ली जा रही है कम से कम। अच्छा। जर्नल को $800 मिल रही है। यानी कितना फ़र्क है, यहाँ $100 भी नहीं मिल रहे, वहाँ पे 500 और $800 मिल रहे हैं, सही। क्योंकि तुर्की फंडिंग कर रहा था। सही। ये 4 साल तक ये काम वहाँ पर होता रहा, और आपको याद होगा जब दाइश का खात्मा हुआ था तो ये जो दहशतगर्द थे, इनको एक आम माफ़ी दी गई थी कि ये एलेपो और वहाँ चले जाएँ, वो इदलिब में। इदलिब में गए थे। क्योंकि तुर्की की इन्वॉल्वमेंट थी, तुर्की बड़ा इनके लिए प्रेशराइज़ कर रहा था, वो रूस ने फिर गारंटी ले ली, चलो भाई ठीक है, यहाँ तक मामले को ठीक करना है। अब जब ये सारे वहाँ चले गए तो तुर्की ने वहाँ का सिस्टम चेंज कर दिया, वहाँ पैसे ज़्यादा मिलने लगे, यहाँ पर हुकूमत के पास वो पैसे ही नहीं है, ठीक है, अपने फ़ौजियों को, अपने सरकारी लोगों को वो पैसे दे, ये मुसीबत थी। दूसरी मुसीबत क्या थी? जो 10 साल में इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया, घर तबाह हो गए, बिल्डिंगें तबाह हो गई, सरकारी इमारतें तबाह हो गई, और बहुत कुछ तबाह हुआ, रोड, सड़कें, गलियाँ, वो इंफ्रास्ट्रक्चर में सब आता है। कोलैप्स कर गया। सही। कोलैप्स कर गया, वो बशारुल असद कहाँ से बनाए? सही। उसके पास तो पैसे नहीं है। सही। और वो अमेरिका ने पाबंदियाँ लगाई हुई हैं, किससे ताल्लुकात बनाए, किससे जाकर वो बात करे, वो कर्जा ले या कोई काम करे, वो बिजनेस करे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्या करे, सही। वो सब फिनिश। थोड़ी बहुत मदद वो रशा कर रहा था, थोड़ी बहुत मदद ईरान कर रहा था, लेकिन वो दोनों भी इस पोजीशन में तो नहीं थे कि पूरे सीरिया को जो है वो डेवलप करे। सही। वो खुद दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में इतना पैसा, ये सारा कुछ खर्च कर रहे थे। सही। ये बड़ी मुसीबत बनी पिछले 4 सालों में, 2020 के बाद। ये अच्छा। लोग थोड़े से फ्रस्ट्रेट हो गए। सही। लोगों ने कहा कि ये सब क्या होता चला जा रहा है, ये तो हमारे हाथ से चीज़ें निकलती निकलती जा रही हैं और हमें कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है। एक ये देखें, ये जेन्युइन इश्यूज़ है। ये हमें इस पे बात करनी चाहिए। बशार अल-असद जो भी था, जैसा भी था, मुझे नहीं पता अच्छा था या वो बुरा था। सही। कोई उसको अच्छा समझे, कोई बुरा समझे, लेकिन हम इसलिए भी उनके अच्छे कामों की तारीफ़ करते हैं कि उन्होंने फ़लस्तीनियों की हिमायत की। सही। उनके रहते हुए गासिब इसराइल को बड़ा एक धचका था, सही है। और 1973 के बाद से उन्होंने, उनके वालिद ने, और फिर जब से इन्होंने इक़्तिदार सँभाला तो इन्होंने बड़ा एक बना के रखा सिस्टम। लेकिन सही। अब ये वो मसाइल थे जिन्होंने, जो आपने बात की थी कि ये क्यों इतना ये हो गया, ये वो सारा बैकग्राउंड था जिसने इनको कमज़ोर किया। सही। ये जो एक सवाल हमने उठाया था कि सीरियन अरब आर्मी, इसने डिफेंस क्यों नहीं किया? बिल्कुल। 30,000 दहशतगर्द आ गए, सही है। भाई इन्होंने क्या किया? फिर जो मसला आया कि पुराने दोस्तों का, देखें ये जब ये मुश्किलात आई, सही है। सऊदी अरब ने इनसे बातचीत शुरू की। आपको याद होगा 1.5-2 साल पहले सऊदी अरब ने यहाँ पे ये विज़िट किया था, वज़ीर ख़ारजा ने। फिर इन्होंने मुलाकात की थी, सऊदी अरब के साथ इनकी बातचीत हुई कि सऊदी एम्बेसी दोबारा खोली जाए। सही है। इस शर्त पे खोली जाए कि यमन की एम्बेसी बंद कर दी जाए। ठीक है। तो यमन की एम्बेसी बंद करने का क्या मतलब था? कि अपने किसी पुराने दोस्त को ये मैसेज दिया गया। पुराना दोस्त कौन है? ईरान। सही है। ईरान और यमन की टाइज़ हैं। सही है। अब जब यमन की एम्बेसी बंद हो रही है सीरिया में, तो इसका मतलब कि ये एक साइलेंट मैसेज है ईरान के लिए सही है। कि भाई यमन नो मोर इन सीरिया, सही है। यमन आउट। सही तो है। सऊदी अरब जो है वो इन हो गया। एक मसला, सऊदी अरब क्यों इन हुआ? सऊदीया ने कहा कि हम आपकी डेवलपमेंट करेंगे, इकोनॉमिक और दूसरी और माशी आपको तौर पे थोड़ा सहारा देंगे, लेकिन हम खुद नहीं देंगे, हम अमेरिका के साथ मिलके देंगे। अच्छा। ये झांसा दिया गया। सही। नेक्स्ट जो डेवलपमेंट हुई, यूएई। आपको याद है इन्होंने यूएई का दौरा भी किया ठीक है। बशार अल-असद ने, बिल्कुल। और बड़ी धूमधाम से हुआ, और बड़ा रेड कारपेट उनको दिया गया सही। बशार अल-असद को। और ये बड़ी डेवलपमेंट थी, बड़ी अचीवमेंट थी कि भाई ये वो यूएई जो कल तक सीरिया को गिराने में था, सही। आज उसको रेड कारपेट दे रहा है। सही। जब ये मुलाकात हुई तो यूएई के हुक्मरानों ने भी बशार अल-असद को कहा कि अमेरिका से हमने बात की है, सही। अमेरिका इस बात पर तैयार है कि आप अपने पुराने दोस्तों को छोड़ें। सही। कौन है पुराने दोस्त? वही जो आपने बताया कि ईरान और सही है। वो रशिया। रशिया। सही।
और ये दोनों एंटी अमेरिका है। हाँ। उसने कहा कि आप इन दोनों को छोड़ें तो अमेरिका आपकी वो मदद करने के लिए सही। तैयार है। जब ये वापस आए तो इन्होंने ईरानियों से कहा कि भाई आपकी जो फोर्सेस हैं यहाँ पर, सही। आप इनको वापस ले जाएं, अब यहाँ पे दहशतगर्दी ख़त्म हो गई है, दाइश ख़त्म हो गई है, ये वो फलाना। ईरान ने इनके फैसले की रिस्पेक्ट की क्योंकि वो इनकी रिक्वेस्ट पर आए थे। सही। इनकी ही कहने पर वो फौरी तौर पे उन्होंने अपनी चीज़ें रिमूव विड्रॉ की कर ली। और वो वापस चले गए। सही। बात ख़त्म हो गई। वो रशिया की मिलिट्री बेसिस मौजूद रहीं। सही। अब जब ईरान पीछे चला गया, सिर्फ उनके चंद मिलिट्री एडवाइज़र यहाँ पर रह गए, तो उनका एक ख़त्म हो गया सिलसिला। फिर उन्होंने इनको 1 साल पहले सही। बशार अल असद को एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट दी, अपने तौर पर जो उन्होंने ईरान ली थी, वो ईरानियों ने। उन्होंने कहा कि भई फलाँ इलाकों के अंदर बागी दहशतगर्द फिर से सर उठा रहे हैं, ठीक है। हमें कुछ करना चाहिए। और इनको कहा कि आप अपोज़िशन से बात करें, उनके साथ डायलॉग शुरू करें, डायलॉग बातचीत करें, टेबल पे बिठाएँ। उस मामले में बशार थोड़े से सुस्त निकले। उन्होंने इसको सीरियस नहीं लिया और ये कहा कि नहीं हम देख लेंगे, ये उनकी वर्डिंग थी। अच्छा। कहा कि हम देख लेंगे और मैं इसको, ये मसला नहीं है कोई, ये मसला हल हो जाएगा, मसलन इस तरह की बात की। तो ये बड़ा सरप्राइजिंग था खुद ईरान के लिए भी। वो बशार के जिसके लिए दहशतगर्दी के खिलाफ 10 साल उन्होंने जंग लड़ी है, और अब वो रिपोर्ट दे रहे हैं कि भाई ये इस खित्ते में ये चीज़ें हो रही हैं, सही। और कौन कर रहा है वो ये भी बता रहे हैं, प्रेडिक्ट कर रहे हो। प्रिडिक्ट कर रहे हैं। लेकिन ये उनको मानने को तैयार नहीं। क्यों नहीं मान रहे थे? क्योंकि जो नए दोस्त बना लिए थे, सही है, बिल्कुल ठीक है। वो इनको थपकी दे रहे थे कि हम आपके साथ हैं, साथ। कोई मसला नहीं है, सब अच्छे की रिपोर्ट थी। जब सब अच्छे की रिपोर्ट थी, तो उसने एट द एंड आकर 27 नवंबर को जब ये लावा फटा, सही है। तो इनके पास कोई ऑप्शन ही बाकी नहीं था। जब इन्होंने सऊदी अरब की रुख किया, सऊदियों ने इनको हरी झंडी दिखाई। यूएई को कहा तो उसने भी हरी झंडी दिखाई, क्योंकि प्लॉट ही अमेरिका का था। ऑब्वियस। ये 1 दिन का प्लॉट नहीं था, ये 4 साल का प्लॉट 4 था। साल। 4 साल की प्लॉटिंग में उन्होंने इनको यहाँ तक पहुँचाया कि पुराने दोस्तों से दूरी करवाई, हाँ। नए दोस्तों के करीब हो गए, और उन पर इन्होंने एतमाद कर लिया जिन पर बहुत से ममालिक एतमाद नहीं करते। इन्होंने उस एतमाद को लेने के बाद उसमें धोखा खाया, और इस धोखे का नतीजा ये निकला कि सीरिया आज टूट-फूट का शिकार हो गया। इसराइल ने कब्ज़ा कर लिया, तुर्की ने कब्ज़ा कर लिया, दहशतगर्दों ने एक इलाके पे कब्ज़ा कर लिया। अब शाम 3 किस्म का शाम है। अच्छा, इस मिस कैलकुलेशन में हम ये भी देखते हैं कि बज़ाहिर रुक तो जा, वो 1 मिनट रुक जा, दोबारा से। यार ये चला लो ज़रा, पसीने आ रहे हैं हाथों पे। नहीं, नहीं सही है। आपको नहीं आ रहे? नहीं, मेरे क्यों? सब छोड़ो, नहीं चलाओ। गर्मी लग रही तो सही है, लेकिन नहीं, कोई मैं अपनी आपके लिए कह रहा था। मैंने कहा मेरे आ रहे हैं तो शायद आपको भी आ रहे हों। नहीं, नहीं। ठीक है, चलें। अच्छा, इसमें डॉक्टर साहब मैं देखता हूँ वो ये कि अभी जो सूरत मिस कैलकुलेशन या जो ये हुई है अभी, इसके अंदर जो है वो आप जैसे आपने कहा कि भई ये 4 साल का है, ये कोई 10 दिन की बात नहीं है, बल्कि इसमें बतदरीज 4 साल लगे हैं। और वो जो न्यू एलाइज़ थे खुद असद रिजीम के, वो उन्होंने एंड वक़्त में आके धोखा दे दिया, यहाँ तक कि सबसे उसने राब्ता करके भी देख लिया। तो क्या हम ये नहीं देखते हुए ये कि अगर वो उन रेजिस्टेंस फोर्सेस के साथ असद रिजीम इंटैक्ट रहता, और चूँकि आपके बकौल भी और ये खबरें भी आ रही थी बहुत सारी ज़राए से, अब तो सामने हो चुकी हैं कि भई जो है वो ईरान ने उनको 1 साल पहले इस बात से खबरदार किया था कि वही दाइश नुमा चीज़ या दाइश खुद जो है वो दोबारा से इंसर्जेंसी करने के दर पे है, और आप अपनी फोर्सेस को इंटैक्ट करें। सीरियन अरब आर्मी और ये जो है वो उनको इंटैक्ट करें। तो क्या ऐसी वजूहत थी कि जिसकी बना पर दोबारा जो है वो ये असद ने बशर अल असद ने इसको इतना सीरियस नहीं लिया, या उनके इकोनॉमिक क्राइसिस थे जिसकी वजह से जो है वो ये जो काम 10 साल से वो रोके हुए थे, वो काम 10 दिन के अंदर हो गया। जी हाँ, मैंने आपसे कहा कि एक तो जो आवाम थी, सही। उसका वो गम गुस्सा था। जब उसने देखा कि ये बागी लोग, दहशतगर्द लोग ये असले के ज़ोर पे निकले हैं, तो उन्होंने भी इनको सरेंडर करने की बजाय, यानी इनके खिलाफ रेजिस्टेंस करने की बजाय, अपने आप को आवाम सरेंडर करती गई। आवाम ने कहा कि भई ये तो हमें कोई निजात मिल ही नहीं रही, ये तो शायद इनसे मिल जाए। तुर्की का क्योंकि बैक था पीछे, ये भी एक था कि भई तुर्की बड़ा डेवलप कंट्री है और शायद अगर ये आते हैं तो हमें बड़ी फैसिलिटी मिल जाएगी। तो इस लालच पे भी लोगों ने अपनी, देखें हर कोई अपनी फ़ायदा सोचता है ना। जब आप इतने सालों से उनको फैसिलिटेट नहीं कर पाए, उसकी भी वजह बिलाखिर वो अमरीकी पाबंदियाँ थी, सही है। आप खुद नहीं थे, वो पाबंदियाँ थी। तो ये एक बड़ा फैक्टर था। और फिर आप देखें कि ये जो आखिरी भी देखें, जो बात है कि ईरान ने आखिरी वक़्त तक इनको कहा। सही। अब्बास अराक़ची जो ईरान का वज़ीर ख़ारिजा हैं, वो आखिरी वक़्त में भी इनके पास गए, जी, बिल्कुल ऐसे। और 27 नवंबर के वाक़यात के फ़ौरन बाद उन्होंने पहला दौरा किया, और सबसे पहले पहुंचकर उन्होंने इनके साथ बात की। इनको कहा कि भई आप बताएँ, हम आते हैं, सही। हम तैयार हैं, हम इसको रोकते हैं मिलकर, लेकिन शर्त क्या है कि आप तो खड़े हों साथ। बिल्कुल सही है। ये तो नहीं हो सकता है कहीं भी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कि भई घर का आदमी वो लड़ने को तैयार नहीं है,
सही है, बाहर से कोई आके लड़े, फिर तो अमेरिका और ईरान में कोई फर्क नहीं रहेगा। सही है, अमेरिका यही करता है कि बगैर किसी की इजाज़त के, बगैर किसी के बिन बुलाए सही। अफ़गानिस्तान में घुस जाता है, इराक में घुस इराक जाता है, पाकिस्तान में अड्डे बना लेता है, और जगहों पे काम कर लेता है। तो ईरान तो ये काम नहीं कर सकता। हुँ। ईरान ने पूछा, भई अगर आप खड़े होंगे तो हम आपके साथ हैं। या तो खुद उस वक़्त भी बशार अल असद ये कह रहे थे अब्बास अराग़ची को कि मैं टेक अप कर लूँगा, कोई मसला नहीं है, हमारे पास इत्तलात हैं, सब ठीक हो जाएगा। सही है, ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, क्योंकि उनको थोड़ी-सी ढारस थी कि शायद ये बड़े ताकतवर हैं सऊदी अरब और यूएई, सही है, और ये फौरी तौर पे एक फ़ोन कॉल पे सही, मसला हल कराएँगे, क्योंकि पहले भी ये एक्सपीरियंस हो चुका है। ये जो शक था इनके ज़हन में, वो क्यों था कि जब ये बंदर बिन सुल्तान सही। जब एक बड़ी अहम पोस्ट पर था सऊदी अरब की, गालिबन वज़ीर ख़ारिजा ही थे, हाँ, उस वक़्त दाइश के ज़माने में बंदर बिन सुल्तान ने बशार अल असद को कॉल की और उसको कहा कि अगर तुम ईरान से ताल्लुक़ छोड़ दो और फलाँ काम छोड़ दो, हमास की मदद छोड़ दो, हिज़्बुल्लाह की मदद छोड़ दो, एक फ़ोन कॉल पे दाइश वापस चली जाएगी। ये बंदर बिन सुल्तान का रिकॉर्ड जुमला है। अच्छा, तो बशार ने वो मना कर दिया था। सही है, शायद बशार को इस मर्तबा ये था कि शायद इनकी एक फ़ोन कॉल काम हो जाए, इन दहशतगर्दों को वापस कर दे, तो वो फ़ोन कॉल नहीं आई सही। और इस दफ़ा सिचुएशन तो चेंज। बेसिकली तो ये एक मिसकैलकुलेशन बशार मिसकैलकुलेशन, अल असद बहुत बड़ी मिसकैलकुलेशन थी, हुँ, क्योंकि तुर्की बैक था, तुर्की ने सऊदी अरब की बात तो कभी नहीं सुननी थी, सही है, वो तो मानता ही नहीं है उनको। हाँ, तो ये कैसे ये हो जाता कि तुर्की अपने बैक, जिनको बैक कर रहा है, सही। उनको रोक लेता। तो ये जो हाँ, सारा तो यही हुआ, बात सही है आपकी कि अब वो क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन से क्रॉस बॉर्डर इंसर्जेंसी तक हम चले गए। बिल्कुल, यहाँ तक अच्छा इसमें एक और पॉइंट है, बड़ा अहम नुक्ता है, उसको ज़रा आप थोड़ा-सा वो करें, हाइलाइट कि हम देखते हैं वो ये है कि चलो ये जो भी तहरीर-उश-शाम नामी तंज़ीम भी आ गई और जो है वो इराक के अपने भी अपोज़िशन ग्रुप्स थे, वो भी कहीं न कहीं नज़र आ रहे हैं साथ में, जो कि खुद इस रेजिम को जिन्होंने टेक अप कर लिया है। हम उस लेवल का बहरहाल वो सब नहीं देख रहे जो कि एक दाइश की उस वक़्त हुआ था, लेकिन कहीं न कहीं इस तरह की भी खबरें आ रही हैं कि बहुत ज़्यादा जो है वो मुल्क के अंदर अनरेस्ट मौजूद है और ये कत्लेआम और ये सारी चीज़ें। लेकिन हम ये देखते हैं कि अब एक बफर ज़ोन के ऊपर एकदम से इसराइल को मौका मिला और उसने कब्ज़ा कर लिया, जैसा कि आपने बताया इसके ऊपर। और दूसरा ये है कि ना सिर्फ़ ये हुआ बल्कि उसका जो अभी सूरत-ए-हाल है, जो हमारे पास खबरें आई हैं, उसके अंदर तो हमने ये भी देखा है कि जो मिलिट्री उसकी इंस्टॉलमेंट्स थी सीरिया की, उसके ऊपर भी इसराइल तो ने जो है वो आपको बताया ना पहले कि बमबारी किया है। 350 इंस्टॉलमेंट उन्होंने 3 दिन में खत्म कर दी। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे ही। 2 साइंसदान मार दिए हैं, हाँ, 2 बड़े वो मुफ्तियों को कत्ल कर दिया है, सही, कुछ ईसाई रहनुमाओं को कत्ल कर दिया है, ये सारा काम हो रहा है। सही। ये वही कत्लो-गारत शुरू हो तो चुकी है। डोंट यू थिंक कि अब ये कुछ ज़्यादा इस जगह इंटैक्ट रहेगा, ये चीज़ आगे भी जाएगी? क्योंकि अब तो ये एक खुला मैदान है बिल्कुल। जहाँ पे जो है वो जो चाहेगा उसका इस्तेफ़ादा भी हासिल करेगा, अपनी फ़ौजें भी उतारेगा और वहाँ लोगों के इकोनॉमिक क्राइसिस से फ़ायदा उठा के उनको उनके एजेंडे को जो है वो अपने एजेंडे को टो भी करवाएगा उनसे। तो ये डोंट यू थिंक कि ये इराक और फिर ये इस तरह की सूरत-ए-हाल पैदा ना हो जाए या हमारे लिए खुद जो है वो एक थ्रेट ना पैदा हो जाए यहाँ से? देखिए, ये बात 2 तरह से है। नंबर 1, ये खतरा सबके लिए है। खतरा इराक को भी है, खतरा ईरान को भी है, खतरा हम पाकिस्तानियों को भी है। सही। ये हम ना समझें कि की तरफ ही आ रहे ये आग हमारे घर नहीं आएगी। सबको खतरा है। ये एक बात है। दूसरी बात कि फ़िलहाल अभी इराक उस पोज़ीशन में नहीं है जिस पोज़ीशन में शाम था। सही, इराक के एक थोड़ी-सी स्टेबल टाइप की हुकूमत है, बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन किसी सही, हद तक है। सही, और वहाँ पर जो ग्रुप्स हैं, सही है, वहाँ मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं जो इराक के डिफेंस के लिए सही। वॉलंटियरली अपनी सर्विसेज़ दे रहे हैं। अच्छा, तो ये इतना आसान नहीं होगा कि अगर तुर्की बैक्ड या किसी और के बैक्ड जो है वो टेररिस्ट दाखिल हों और उनको कोई रेजिस्टेंस ना मिले। सही, वहाँ इस चीज़ का इंतज़ार नहीं किया जाएगा कि ईरान आता है या रूस आता है, वो खुद इस काबिल हैं कि वो इसको रोकेंगे। दिफ़ा करेंगे। जब तक वो रोकेंगे इतनी देर में उनके पार्टनर्स भी सही है, शामिल हो जाएँगे। सही, वहाँ एक थोड़ा-सा यानी टाइम है, लेकिन खतरा मौजूद है। खतरा वो मिस्र को भी है, खतरा उर्दन को भी है। उर्दन की भी वो सरहद मौजूद है, वो भी नहीं बचेगी। सही है, तो एक तो ये मसला है। दूसरा अहम मसला क्या है कि इस वक़्त 37 ग्रुप्स हैं। एक जोलानी नहीं है, सही, जोलानी के साथ 37 ग्रुप्स हैं दहशतगर्दों के। सही, ये 37 ग्रुप अब आपस में भी लड़ रहे हैं। सही। इनके पास है क्या? एक दमिश्क, एक हमा, एक हुमस हम और छोटे-मोटे गाँव देहात इनके अतराफ में। ये 3 इलाकों का एक टुकड़ा है अब जो शाम कहला रहा है। इसके ऊपर ये बैठे हुए हैं। अब ये 37 ग्रोह कहाँ-कहाँ पे हुकूमत करेंगे? इनमें से सदर कौन बनेगा, वज़ीर-ए-आज़म कौन बनेगा, इनमें से गवर्नर कौन बनेगा और कहाँ-कहाँ पे ये क्या बनेंगे? सही। हर ग्रुप की अपनी एक मर्ज़ी है। ये आपस में लड़ने वाले हैं। गो कि अब एक एक इंटरिम सेटअप तो आया है एक लेकिन वो नहीं, हाँ, सस्टेनेबल नहीं है। ये तो इंटरिम है। यू आर राइट। ये तो अभी
थोड़ी दिन के लिए है ना, अभी आपने 2 महीने बाद देखना है क्या होता है, क्योंकि यहाँ तो एक-एक घंटे में सूरत हाल चेंज हो रही है। नहीं पता जब हम बात कर रहे हैं और जब तक ये पॉडकास्ट हमारा जारी हो, तब तक मैं आपको जो 37 ग्रुप्स बता रहा हूँ, हो सकता है ये आपस में गुत्थम-गुत्था हो जाए। बिल्कुल सही। आपके पास ये खबर आ जाए कि भई ये 37 ग्रुपों की लड़ाई हो गई। सही। ये भी हो सकता है, एक अच्छा, मसला इसमें ये एक पॉइंट और है, वो आप ऐड करें, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये कि हमने ये भी देखा कि भाई ये जो तहरीर-उश-शाम, बज़ाहिरन तो हम इस्लाम का नाम ले रहे हैं, लेकिन इन्होंने जो है वो इसराइल का शुक्रिया अदा किया, अमेरिका का शुक्रिया अदा किया, और जो है वो इनकी तकारीर मौजूद हैं, और बाकायदा हिज़्बुल्लाह को और दूसरे रेजिस्टेंस फोर्सेस को इन्होंने जो है वो मुखालफत पे, और उनको जो है वो करार दिया, दहशतगर्द करार दिए, और इसराइल को इन्होंने जो है वो किया। तो डोंट यू थिंक ये कोई पीछे से एक बड़ा प्लॉट था जो अमेरिका और इसराइल का बनाया हुआ था, इन्हीं के हाथों बरास्ता टर्की के वो इस तरह की इंसर्जेंसी करवाया जाएगा, और जिसका नतीजा हम आपके सामने देख रहे हैं। एक बात तो बड़ी वाज़ेह है कि आज से पहले जितने भी साजिशें हुई हैं, शाम को तोड़ने की, दाइश की साजिश हो या उससे पहले हो या उसके बाद हो या अब हो, इन सारी साजिशों के पीछे एक मकसद है, वो ये है कि फ़लस्तीनी जो मुज़ाहमत है, उसको कमज़ोर करना है, उसको तोड़ना है। फ़लस्तीनी मुज़ाहमत कौन है? हमास है, जहाद इस्लामी है, लबनान में हिज़्बुल्लाह है। आप थोड़ा-सा बैकग्राउंड में आएँ। सही। 27 नवंबर को सीज़फायर हुआ है लबनान के साथ। सही है, बिल्कुल सही। उसकी भी एक हिस्ट्री है, हमने पहले भी बयान की है कि उन्होंने हिज़्बुल्लाह ने क्यों साइन किया। खाना जंगी का ख़तरा हो गया था लबनान में, मुश्किलात पैदा हो गई थी, तो मजबूरी में साइन किया, लेकिन अभी उनकी कार्रवाइयाँ रुकी नहीं हैं। जारी है, अगर इसराइल कर रहा है तो हिज़्बुल्लाह भी कार्रवाइयाँ कर रही है। जवाब दे रही है। अभी कुछ दिन पहले भी 12 फ़ौजी उन्होंने मारे हैं। सही। तो ये नहीं है कि हिज़्बुल्लाह हिमायत से पीछे हट गई। कुछ लोग ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं यहाँ पर कि हिज़्बुल्लाह ने कहाँ गई वो गज़ा की हिमायत, नहीं, वो हो रही है। ये वो बैकग्राउंड था जिसको उन्होंने अमरीकी प्लॉट को लबनान में फ़ेल किया। जब फ़ेल हुआ तो एक नया प्लॉट शुरू हो गया जो पहले से तैयार था। सही। अब इनका मकसद तो यही है कि उनको रोकना है, सही। उनको कमज़ोर करना है। लेकिन मैं आपको ये बता दूँ कि जब ये गज़ा जो है, ये गज़ा को आपने देखा है 2007 से मुहासरे में है। हाँ। 2007 कितने साल हो गए? तकरीबन 16-17 साल हो गए। सही। ये मुहासरे में था। आखिर ये गज़ा में मिसाइल, ये रॉकेट, ये ड्रोन, ये कहाँ से पहुँचे? ठीक है। क्या कोई ज़मीनी रास्ता है? सही। कोई ज़मीनी रास्ता नहीं है, ना ईरान का ज़मीनी रास्ता है, ना लबनान का ज़मीनी रास्ता है। कोई ज़मीनी रास्ता नहीं। आखिर उनके पास कोई आई है ना चीज़, उनके पास टेक्नोलॉजी भी आई है, उनके पास ड्रोन्स भी आए हैं, सब कुछ आया है। सही। यमन कहाँ पर है? यमन का कौन-सा ज़मीनी रास्ता है? सही। अब इन्होंने ये प्लान किया है कि शाम चूँकि ज़मीनी रास्ता है लबनान का, सही। इधर हिज़्बुल्लाह की हिमायत जाती है, इसको तोड़ना है। हिज़्बुल्लाह को गैर मुसल्लह करना है, कमज़ोर करना है, ख़त्म करना है। लेकिन मैं आपको बताऊँ, सही। जो लोग हिज़्बुल्लाह को जानते हैं, जो हिज़्बुल्लाह के बारे में जिन्होंने पढ़ा है, उनकी हिस्ट्री जानते हैं, उनको ये सम वो 2006 में विटनेस किया है। वो ये बात समझते हैं कि हिज़्बुल्लाह अपने रास्ते खुद बना लेगी। सही। हिज़्बुल्लाह क्या, खुद हमास अपने रास्ते बना लेगी। जो मुज़ाहमत की तहरीकें हैं, उनको ज़मीनों के रास्तों की ज़रूरत नहीं है। सही। वो अपने रास्ते खुद डेवलप करते हैं, खुद अपना तरीक़ाकार पैदा करते हैं, खुद काम करते हैं। ठीक है। उनको ये ज़रूरत नहीं है कि हाँ, ये बात ज़रूर है कि शाम पिछले 40-45 सालों में इसराइल के ख़िलाफ़ एक बड़ा फ्रंट था, ठीक है। और एक आखिरी अरब रियासत थी सही। इस खित्ते में कि जिसने पहले 2 जंगें भी लड़ी हैं इसराइल के साथ, और अब वो सकूत कर गई। ठीक है। ये नुकसान ज़रूर रियलिटी है। हाँ। ये नुकसान है, लेकिन इस नुकसान का मतलब ये नहीं है कि मुज़ाहमत ख़त्म हो जाएगी सही। या मुज़ाहमत कमज़ोर हो जाएगी। मुज़ाहमत जारी रहेगी, हाँ। मुज़ाहमत को नहीं रोक सकते, वो अपना रास्ता खुद बनाएगी, जिस तरह उसने यमन में रास्ता बनाया है, सही। जिस तरह गज़ा के अंदर महसूर होते हुए उन्होंने रास्ता बनाया है, जिस तरह लबनान में वो पहले कर चुके हैं। 18 साल लबनान में पहले भी जंग हुई है, इसराइल को मार भगाया उन्होंने। अगर आज भी शाम के अंदर इसराइल आ गया है, हाँ। दहशतगर्द आ गए हैं, तो कुछ पता नहीं अगले 2 साल में इनको भागना पड़े। सही। एक नई रेजिस्टेंस खड़ी हो जाए, शामी जवान खड़े हो जाएँ इस जुल्म के खिलाफ। देखें असल मसला क्या है, जो मैंने पहले भी कहा था कि जो अमेरिका की पाबंदियाँ हैं, उसने शाम को डेवलप नहीं होने दिया। ठीक है। अब जब अमेरिका की पाबंदियों ने डेवलप नहीं होने दिया, हाँ। तो क्या अमेरिका अब पाबंदियाँ हटाएगा? कभी नहीं हटाएगा। क्या डेवलप हाँ। होने देगा सीरिया को? क्या सीरिया के एक फ़ौजी की जो $25 तनख्वाह थी, वो $500 तक आ जाएगी? वो नहीं आएगी। असल दुश्मन ये है। तो जब ये नहीं होगा, तो फिर यही सीरिया के लोग इन दहशतगर्दों के खिलाफ भी खड़े होंगे, सही। और सबसे बड़े दुश्मन इसराइल के खिलाफ भी यही लोग खड़े होंगे, और ये जो रेजिस्टेंस शुरू होगी, हाँ। ये फिर एक बड़े पैमाने पे फैलेगी। अच्छा, जो तो आप ये कह रहे हैं कि ये दोबारा री-अवेकनिंग का आगाज़ होगा? 100% अच्छा। इसमें कोई शक नहीं है, ये होना है आगे। अच्छा। ये मेरी प्रेडिक्शन है, सही। और इस वक्त यही बात मेरा ख्याल है कि इंटरनेशनल जो बड़े जो मुफक्किरीन हैं, वो भी इस पर वो यही राय रखते हैं।
सही, सही। अच्छा, इसमें एक हम बड़ा अब तक सक्सेसफुल मॉडल देखते हैं जो कि दुनिया के सामने भी है और बाकायदा जिन्होंने अपने रेजिस्टेंस प्रिंट्स को जो है वो इंटैक्ट करके रखा है, यहाँ तक कि अभी वो यमन की मिसाल है। अगर आप उसको देखें तो इससे ज़्यादा इकोनॉमिक फूड क्राइसिस यमन के ऊपर था, लेकिन बिल बिल्कुल। आखिर उन्होंने अपने जो भी एलाइज़ थे उनके उसके साथ इंटैक्ट होते हुए आज तक की तारीख में जो है वो अपने जो बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन है या क्रॉस बॉर्डर इंसर्जेंसी उसको उन्होंने ना सिर्फ रोका हुआ है, बल्कि ये कि वो तो इंटरनेशनल फ्रंट के ऊपर बाकायदा मुकाबला भी करते हुए नजर आ रही है। तो क्या ये बेहतर नहीं होता मॉडल बशार उल असद के लिए कि वो उसको कॉपी करता और इस मुज़ाहिमती तहरीकों को साथ में लेके चलता, कोई डायलॉग होता, कोई नेगोशिएशन होता, कोई स्ट्रेटेजिक प्लानिंग होती, सो दैट कि वो इस चीज़ को सस्टेनेबल बनाता। यहाँ तक कि हम देखें कि ये मिसकैलकुलेशन कहाँ पे ले गई कि अब आप खुद कह रहे हैं कि भई ये बिल्कुल। जो है वो बिल्कुल सूरत-ए-हाल यकसर मुख्तलिफ हो गई है और आगे जाके 30 और जगह खराब होगी, ये और खराब होने जा डबल ग्रुप्स पैदा हो जाएँगे या 60 ग्रुप पैदा हो जाएँगे, बिल्कुल। जो कि आपस में दस्तों-गिरफ्त तो क्या कहते हैं ये यमन के मॉडल के ऊपर जो ये यमन तो बड़ी एक बेमिसाल चीज़ है। ये यमन पे मैं 2014 से स्टडी कर रहा हूँ। एक तालिब इल्म होने की हैसियत से मैंने पढ़ा है, उनके कायदीन के बारे में पढ़ा है, उनका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी पढ़ा है। वो बड़े बहादुर, बड़े दिलेर, बड़े गैरतमंद लोग हैं। उनकी मिसाल इस वक़्त पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। सही मैं आपको बताऊँ जो वहाँ पर कहत था, भूख का बहुत ख़राब आलम था। अबतर सूरत-ए-हाल। अबतर सूरत हाल थी, यानी यूनाइटेड नेशन जैसा इदारा जो सिर्फ आज इसराइल पे मुदम्मतें कर रहा है, इसकी फूड एजेंसी को भी एक रिपोर्ट लिखना पड़ गई जिसमें उन्होंने लिखा कि आज की मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर एक दुनिया का खित्ता यमन ऐसा है जहां पर लोग रोटी की बजाय पत्ते खा के गुजारा कर रहे हैं। सही, ये यमन था, ये इसी सारी दहशतगर्दी का निशाना था। सऊदी अरब, अमेरिका, बरतानिया, फलां फलां सब मिल के मार रहे थे। सही, इनकी गैरत, और मैं सिर्फ आपको इस मिसाल से ये बताना चाहता हूँ कि लोग समझ जाएंगे कि ये कौन लोग हैं। सही, बच्चे नाकिस पैदा होने लग गए माओं के पेट से, सही, माएँ कमज़ोर होने लग गईं, बच्चों को पेट में खुराक नहीं मिल रही, बच्चे सही, मरे हुए पैदा हो रहे हैं, नाकिस पैदा हो रहे हैं, जी, ढांचे पैदा हो रहे हैं। जो पैदा हो चुके थे वो उनकी ज़िंदगियाँ ख़राब होती चली गईं, वो बहुत बड़ी मुसीबत थी एक। सही, उस मुसीबत में भी यमन के लोग क्या कहते थे, और इसी फूड एजेंसी ने एक जगह और लिखा, सही है। एक ही रिपोर्ट में दूसरी जगह लिखा, यूनाइटेड नेशन की यूनाइटेड नेशन की, उसने कहा कि एक खित्ता है जहाँ पे पत्ते खाते हैं, इसी दुनिया के अंदर, इसी खित्ते में, वहीं एक देहात ऐसा है जहाँ पर पत्ते भी मयस्सर नहीं है। ये हालत थी। अच्छा, तो ये यमन उस वक़्त ये कहता है कि अगर हमें एक रोटी कहीं से मिले, सही, तो हम आधी खुद खाएँगे, आधी अपने वो गज़्ज़ा के भाइयों को देंगे। फ़लस्तीनी भाइयों को सही, जो हमारे वो गज़्ज़ा के भाई भी 2007 से महसूर हैं, सही, ये भी महसूर हो गए थे। यहाँ कोई इमदाद नहीं आ रही थी। सही है, समुद्री रास्ते बंद कर दिए गए अमेरिका की तरफ से, ज़मीनी रास्ता तो था ही नहीं, सिर्फ़ सऊदी अरब से था। सही है, तो इस जुमले से आप ये अंदाज़ा लगाइए कि वो कहते हैं कि अगर इस सख्त हालत में भी एक रोटी मिले तो या वो आधी हम खाएँगे, आधी अपने वो गज़्ज़ा के भाइयों को देंगे। तो वो बड़े प्रैक्टिकल लोग हैं। उन्होंने इन सारी मुश्किलात को देखकर, सारी चीज़ों से निकल कर, आज भी आप देखें वो क्या कर रहे हैं। हाँ, किसी आलमी ताकत का डर नहीं है। नहीं, उन पे मिसाइल गिरता है, वो भी उसके जहाज़ों पे मिसाइल मारते हैं। सही, उनको खतरा ही नहीं है। अगर कोई और मुल्क होता, तो आप यकीन करें कि वो भाग जाता। ठीक, अमरीकी बहरी बेड़ों को देखकर दुनिया की हुकूमतें भाग जाती हैं। सही, ये वो लोग हैं कि इन पर मिसाइल गिरते हैं, ये अगले 1 घंटे बाद वो मिसाइल और देते हैं, अमरीकियों पे मार देते हैं, इसराइलियों पे मार देते हैं। तो इनकी तो मिसाल ही नहीं है। ये वाक़ईन बहुत ही एक बेमिसाल लोग हैं। सही, और इन्होंने, अभी मैं आपको बताऊँ कि बड़ी कोशिश की थी इन्होंने, जो इसराइल के खिलाफ जब फ्रंट खुला था, जो जनूबी लबनान पे भी जंग थी, सही, तो ये चाहते थे कि ये सीरिया पहुंचकर गोलान की पहाड़ियों पर इसराइल के खिलाफ महाज खोल दे। तो ज़ाहिर है कि बशार अल असद की तरजीहात उस वक्त तब्दील हो चुकी थी। मुख्तलिफ हो गई थी, वो दूसरे लोगों से मिल चुका था, तो उसने इनको इजाज़त ठीक, नहीं दी, उल्टा इनकी एम्बेसी बंद कर दी। सही है, एम्बेसी बंद कर दी, हालात कशीदा हो गए। बहरहाल, तो अब नहीं, ये जो मिस्टेक उन्होंने की, इस पे तो कोई कमेंट ही नहीं है ना, कि ये ठीक है, उनकी इतनी एक तारीखी गलती थी कि उनके, मैं आपको बताऊं कि अपनी किताब में सही, बशार अल असद ने ये लिखा कि मेरे वालिद ने मुझे ये वसीयत की थी हाँ, कि ईरान से दोस्ती मत तोड़ना। अच्छा, ये अपने वालिद की वसीयत थी उनके। सही, तो उन्होंने अपने बाप की जो नसीहत और वसीयत है, सही है, खुद उसको भी उन्होंने वायलेट किया है। सही, तो उसका अंजाम उनको देखना समझो, पड़ा कि वो बेघर हो गए, सही है, उनको निकलना पड़ा यहाँ से। सही है। इसके साइड लाइन में एक और वॉर फ्रंट है आपके सामने ही है, वो खुला हुआ भी है। अभी ज़ाहिर है उसका बराह रास्त एक इम्पैक्ट यहाँ पर नज़र भी आ रहा है। वो खुद रूस, यूक्रेन का भी है, उसके अंदर अमेरिका जो है वो सामने बिल्कुल आपके नज़र आ रहा है, वो जंग में उतरा हुआ है।
उसको कैसे देखते हैं और उसके क्या इससे लिंकेजेस हैं जो नज़र आ रहे हैं इससे? रूस, यूक्रेन और अमेरिका। जी हाँ, बिल्कुल, ये बड़ी अहम और बड़ी गहरी आपने बात ये निकाली है और इसका बड़ा तज़किरा होना चाहिए कि मैं आपको बताऊँ कि एक इन्फॉर्मेशन ये है, कुछ थिंक टैंक्स की तरफ से है, अभी ख़बरों में नहीं है ये बात, लेकिन ये बात सामने आई है कि ट्रंप जो इलेक्शन जीत चुके हैं और आने वाले कुछ अरसे में वो प्रेसिडेंसी की सीट पे आ जाएँगे, सही है, उन्होंने पुतिन को एक सीक्रेट मैसेज भिजवाया है, सही है। कोई चैनल से, और उनको कहा है कि यूक्रेन के मामले पर हम आपका साथ दे सकते हैं, अच्छा, आपको यूक्रेन दे सकते हैं, लेकिन हाँ, सीरिया के अंदर आपको खामोश रहना है। तो अच्छा, यही वजह मुझे ऐसा लग रहा है, वल्लाह आलम, सही। मुझे नहीं पता ये इन्फॉर्मेशन 100% इसी वजह से ये खामोश थे। या कम है। ये एक ये इन्फॉर्मेशन है, नहीं मालूम ये सही इन्फॉर्मेशन है या गलत सही, है, लेकिन एक बात है ठीक, और किसी हद तक माकूल है, किसी हद तक माकूल सही है। ना भी हो, कुछ किसी ताने-बाने मिलते हुए दिख ताने-बाने लेकिन मिलते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि जब 29 नवंबर को ये मॉस्को गए हैं, ये बशारुल असद, बशर अल-असद, हाँ, तो आने के बाद बॉडी लैंग्वेज बड़ी चेंज थी। वहाँ जी, जाने के वक़्त भी इनकी बॉडी लैंग्वेज चेंज थी सही है। और इनको क्लियर मैसेज दे दिया था कि वो रूस इस वक़्त कि किसी जंग उनको तो माज़ एक का सेफ पार्ट पैसेज भी मिल गया, सेफ बिल एग्ज़िट मिल और फिर रूस ने इनको वेलकम कर दिया। वहाँ पे वेलकम भी कर दिया। तो अब ये निशानियाँ बता रही हैं कि शायद कोई मॉस्को और वाशिंगटन की डील है, सही है, जिसमें प्राइस सीरिया ने पे की है। सही है, यूक्रेन की प्राइस जो है वो सीरिया बन गया है। सही है। अच्छा, इसके अंदर एक बड़ा अहम फंडामेंटल क्वेश्चन भी बनता हुआ दिख रहा है और काफ़ी जो नाज़रीन भी हैं, वो थोड़े कन्फ्यूज़ भी हो रहे हैं। वो ये कि ये जो इसको जो इंसर्जेंसी अभी ये है, इसको एक फ़िरका वाराना, एक सेक्टेरियन रंग भी दिया जा रहा है। डोंट यू थिंक कि ये इस तरफ बाकायदा खुद एक प्लॉट है जो डिज़ाइन किया गया है ताकि ये काम भी वहाँ पर करवाया जाए, फ़िरका वाराना रंग दिया जाए इसको, सेक्टेरियन कलर दिया जाए और फिर जो है मज़ीद डिवाइड एंड देन रूल, उसकी पॉलिसी को यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया जाए। क्या लगता है कि कुछ इसी तरह से है? क्योंकि जोलानी को वहाँ पर दाखिल करना और फिर वहाँ पर जो है वो कुछ रिलीजियस साइट्स के ऊपर कुछ एक्टिविटीज़ देखी, कुछ को छोड़ दिया, कुछ को जो है वो किया। फिर जो है वो मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ राय है और फिर वहाँ पर जो अपोजिशन फोर्सेस हैं उनका अपना एक वो अलग वो है प्रेफरेंस है। तो ये क्या लगता है आपको कि ये खुद एक प्लॉट तो नहीं है जिसको डिज़ाइन किया गया है इसको बहुत फिरका बढ़िया। वाराना रंग देने के लिए, जिसका असरात दूसरे मुस्लिम ममालिक के ऊपर भी पड़े? ये बात भी सही है। देखें कि जो पाकिस्तान है, मैं पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में इसकी बात करूँगा कि यहाँ पर एक बात, ये बात सही है कि बड़ी तेज़ी से जो है ना सोशल मीडिया पे देखी गई है और बहुत से लोग इस बात को प्रोपेगेट कर रहे हैं, बड़ा एक नेगेटिव प्रोपेगेंडा है। हालाँकि जो लोग आप बस मैं सॉरी बात आपकी वो कर रहा हूँ मैं, लेकिन जो लोग हम देख रहे थे कि फ़लस्तीन के ऊपर बिल्कुल एक उनकी खामोश थे, अ, कोई किरदार नहीं है उनका। खामोश देखिए भी थे, किरदार नहीं था या फिर ये है कि जो लोग बोल रहे थे वो सारे एक पेज के ऊपर भी थे। बिल्कुल, जो लोग फ़लस्तीन के ऊपर एक पेज के ऊपर थे, लेकिन अभी हमने देखा कि सीरिया के मामले में वो बहुत ज़्यादा कशमकश की सूरत-ए-हाल और फ़ॉल्स इन्फॉर्मेशन भी बहुत ज़्यादा इसके बहुत ऊपर फैलाई जा देखें वो पाकिस्तान को अगर तोड़ना है, खुदा ना ख़ास्ता कमज़ोर करना है, तो क्या करना चाहिए? शाम वाली प्रैक्टिस करनी चाहिए सही, कि पहले फ़ौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा करना चाहिए, सही है, फ़ौज को कमज़ोर करो, सही, उसके बाद फ़िरकावारियत को ले आओ, सही है। ये टूल उसके है। बाद ये सारे टूल्स हैं। हाँ, ये 5th जनरेशन वॉर, हाइब्रिड वॉर, ये सब उसके टूल हैं। ठीक है, आपकी शुमाली सरहद पे क्या हुआ? सही है। इस 27 नवंबर से पहले, 1 महीना पहले या 10 दिन या 15 दिन पहले, हाँ, आपकी जो शुमाली सरहद है, सही है, जो शुमाली कबायली इलाके हैं, सही, वहाँ क्या हुआ? सही, 120, 130 गालिबन शहरी बच्चे, ख़वातीन, जवान मार दिए गए। ठीक है, दहशतगर्दों यही दहशतगर्द लोग थे। कौन था वो? सही, वो किसी पाकिस्तानी ने मारे थे। सही, भाई यही दहशतगर्द थे। फिर आप देखिए क्वेटा में एक हादसा होता है। क्वेटा में नहीं, बलूचिस्तान के अंदर, बलूचिस्तान में, अंदरूनी बलूचिस्तान में। पाकिस्तान आर्मी के 12 फ़ौजी खुदकुश हमले में मारे जाते हैं। सही है, ठीक है भाई, ये भी हो गया। सही है, ये सब क्या हो रहा है? ये ग्राउंड बनाए जा रहे हैं। जी, अब ये जो बात की जा रही है, मसलन ये कुछ लोग पाकिस्तान में बैठकर ये बातें कर रहे हैं कि हमने शाम फ़तह कर लिया। वो एक मखसूस फ़िरके को, मुसलमानों का एक फ़िरका, एक वो मसलक, हाँ, उसको टारगेट कर रहे हैं हाँ। और कह रहे हैं कि बशारुल असद तो यूँ था, बशारुल असद। भाई बशारुल असद का कोई फ़िरका नहीं है, हाँ, नहीं था वो तो वो मसलक नहीं है कोई भी उसका। है। वो एक लिबरल सेकुलर आदमी है, उसका दीन ईमान उसका उसके साथ है, वो क्या है, क्या नहीं है। वो ना ना वो किसी वो मसलक की बुनियाद पे हुकूमत में आया था, ना किसी मसलक की बुनियाद पे वो निकला है। सेक्युलर माइंडेड है। वो एक आज़ाद ख़्याल आदमी था, वो हुकूमत का वो था, सही, उसको हुकूमत करनी थी, हुकूमत की उसकी सही। वो था। तो अब उसको कहना है कि फ़लाँ मसलक का था या फ़लाँ का था या फ़लाँ, हाँ, ये तो बड़ी ज़्यादती है और ये पाकिस्तान में इसलिए किया जा रहा है
कि पाकिस्तान इस इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कोई रोल पे ना करे। जो मैंने इशारा दिया आपको शुमाली सरहद का, सही, फिर आपको ये मगरबी सरहद का एक दिया, ठीक है, तो ये आपकी सरहदों को ख़राब कर रहे हैं। इसमें यही सारे जो जुलानी के जो हम ख्याल लोग हैं, सही, जुलानी ने वो मस्जिद अमवी में जाके क्या किया? ठीक है, हम तो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भाई अब तो ये इसराइल के खिलाफ बोलेगा। बिल्कुल सही है, हाँ, बिल्कुल सही, उसने बोला भी तो किसके खिलाफ? ईरान के खिलाफ। सही है, ईरान ने आपका क्या बिगाड़ा? हिज़्बुल्लाह के खिलाफ, हिजबुल्लाह के भाई इन्होंने आपका क्या बिगाड़ा है? वो तो इसराइल से लड़ रहे हैं, वो तो आपसे नहीं लड़ रहे। हाँ, ठीक है, आप उनको कह रहे हैं, आपका तो काम होता है कि आप कहते हैं कि हम इसराइल को दाखिल नहीं होने देंगे दमिश्क में। सही है। हम इसको ये वो आप देखें ना उनके इंटरव्यूज़ बीबीसी, सीएनएन CNN कर रहा है। के वो बिल्कुल, इंटरव्यूज़ एक देखें, तरफ अमेरिका ने $10 मिलियन का इनाम उसके सर पे रखा हुआ है, एक तरफ जो है वो अमेरिकी टीवी चैनल उसका CNN जो है वो बराह रास्त इंटरव्यू चला इंटरव्यू रहा कर रहा है। है, फिर इस जो इसराइली चैनल है, चैनल 11, हाँ, वो भी उनके वो जो सरगना हैं, जो दहशतगर्दों के, उनके जो है ना इंटरव्यू चला रहे हैं। हाँ। तो ये बातें तो देखें, समझने के लिए तो बहुत इनके आसान है। तकरीबन वोट ऑफ थैंक्स और ये सब भी नज़र आया है। सब नज़र आए, लेकिन अब तो इन्होंने इसराइल पे शुक्रिया मैं इस पॉइंट पे आ रहा हूँ कि अफ़सोस की बात क्या है कि हमारे पाकिस्तान के लोग आला-कार बनते जा रहे हैं। यहाँ बैठे हुए कुछ बदबख्त अनासिर, वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिशों में मसरूफ़ हैं। सही, वो फ़िरकावारियत का टूल शाम को बनाकर सही, यहाँ पर एक बड़ी वो जो है वो अनार्की, chaos क्रिएट करना चाहते हैं। तो हम सब की ज़िम्मेदारी है, नौजवानों की, यूथ की, सबकी। भाई एक चीज़ क्लियर है, अगर लेकिन कोई मुझे लगता है ये इसराइलियन वाले मॉडल से, फ़लस्तीन के हालात से और वो उससे अब लोग इतने बाशऊर हो चुके हैं कि वो समझ जाएँ बिल्कुल बाशऊर और होते समझ हैं, गए हैं लेकिन तरीक़े से। लेकिन फिर भी खतरात मौजूद हैं, जी, क्योंकि यहाँ पर फ्रेंचाइज़ीज़ बहुत हैं। अच्छा, ठीक है। ये बड़ा मसला है कि आप इनको डॉलर दें और बम धमाके करवा लें पाकिस्तान सही में। है, सही, पहले भी करते रहे हैं ये लोग। बिल्कुल ठीक है। तो हमने पाकिस्तान को भी देखना है कि भई पाकिस्तान के अंदर जो मामला है, हाँ, हमारी हमदर्दियाँ अपनी जगह, सही, लेकिन सही और गलत की तमीज़ होनी चाहिए। अगर जोलानी इसराइल के साथ है, तो वो कैसे इस्लाम के साथ हो सकता है? ठीक है। अगर जोलानी जो है वो अमेरिका की हिमा पर काम कर रहा है, तो वो कैसे शामी अवाम का हमदर्द हो वो सकता है? इस्लाम की खिदमत नहीं है। वो कैसे पाकिस्तानियों का हमदर्द हो सकता है? हाँ, वो किसी वो मसलक का हमदर्द नहीं है। सही। उसका काम ये है कि सिर्फ़ दहशतगर्दी फैलानी है, फ़िरकावारियत को हवा देनी है। मेरे ख़्याल में आपका जो स्टार्टिंग पॉइंट था ना, वो बहुत वैलिड है और बहुत ये लोग समझ चुके हैं कि दिस प्लॉट हैज़ बीन डिज़ाइन्ड बाय अमेरिका और इज़राइल और इसी प्लॉट को ये सर्व भी करते हैं। और वही बात जो हमने इससे पहले की थी कि भई ये प्रोडक्ट सेम होती है, पैकिंग हर दफ़ा हम जी, बदलते भी देते हैं बिल्कुल, बिल्कुल। और कभी ये इराक में उतार दी जाती है, कभी जो है वो यहाँ पर उतार दी जाती है शाम में। लेकिन ये डिज़ाइन वही है पुराना वाला। बिल्कुल ऐसा ही है, 100%। और नए नाम के साथ दोबारा ये आ गए और आपने देखा कि दोबारा अब वो सारी बातें हम कर चुके हैं अभी कि भाई ये जो है वो सीएनएन और बीबीसी का इंटरव्यू दे रहे हैं। उनका शुक्रिया अदा कर रहे हैं बिल्कुल, और जो है वो खुद जो अपने एलाइज़ थे या जो मुस्लिम ममालिक हैं, जो कि खुद जिन्होंने शाम को इतने अरसे तक लेके चले, उनको ये मुखालफत कर रहे हैं। तो कुछ समझ में आ रही है कि ये बिल्कुल, प्लॉट डिज़ाइन कहाँ से हुआ होगा बिल्कुल ऐसी है, 100%। और जो है वो कहाँ ये जाएगा। बिल्कुल बहुत अच्छा आपने इसके ऊपर वो किया है और नज़र भी आ रहा है कि जो है वो आगे सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ होती जा रही है। देखिए, बिल्कुल तक़सीम होता जा रहा है, सूरत-ए-हाल ख़राब से ख़राब हो रही है, हाँ, और मैं फिर वही कह रहा हूँ कि मेरी तो ये दुआ है कि शाम की गलियों में, मोहल्लों में शामी अवाम का खून ना बहे, बिल्कुल सही। क्योंकि ये मुझे खून बहता हुआ वो नज़र आ रहा है। सही, सिविल वॉर बड़ी एक खून-रेज़ी नज़र आ रही है, दहशतगर्दों के हाथों और इसराइल के हाथों, और ख़ास तौर पर तबाही नज़र आ रही है, क्योंकि जो दुश्मन है, उसने वो काम तो करने नहीं है, सही। जो बशार की हुकूमत में वो कर सकता था। हुँ, तो अब वो क्यों करेगा? वो क्यों, अब उसने उसकी फ़ौजी ताकत ख़त्म कर दी है, सही, साइंसदानों को कत्ल करना शुरू कर दिया है, ठीक है, जो उनके जो बड़े उलमा हैं, जो इत्तेहाद की बात करते हैं, सही है, वहदत की बात करते हैं, आपस में मुसलमानों को जोड़ने की बात करते हैं, सही है, उनको कत्ल करना शुरू कर दिया है। सही है, जो मसीही लोग हैं, उनको भी कत्ल करना शुरू कर दिया है। सही है। अब अगला मसला है जो मुक़द्दस मकामात हैं, अब उनका सवाल है कि जो मुसलमानों के वहाँ मुक़द्दसात हैं, हाँ, उनका क्या होगा? सही। ये बड़ी एक यानी मुझे लगता है बहुत बड़ा खतरनाक, रोल है बहुत बड़ा, हाँ, और बहुत खतरनाक सूरत-ए-हाल सीरियन अवाम का एक बनती जा रही है। बहुत बिल्कुल, बड़ा रोल अब है। सीरियन अवाम को ये सोचना है कि वो कब तक सब्र करेंगे, कब हाँ, तक इनको देखते रहेंगे या इनसे अपनी उम्मीदें रखेंगे। होना ये चाहिए कि सीरिया के अवाम को उठना चाहिए, वाक़ईन अवाम की राय का एहतराम करना चाहिए हम हाँ, सबको। वो उठें हाँ, और इस दहशतगर्दी से भी निजात हासिल करें, सही, और इसराइल के जो कब्ज़ा हो गया है, आधे से ज़्यादा शाम पर आप देखें इसराइल का कब्ज़ा है, सही, बिल्कुल ऐसे ही है। इसको छुड़वाना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट है इस वक़्त कि शाम को इसराइल से छुड़वाया जाए। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। नाज़रीन, ये आपने जो करंट डेवलपमेंट्स थी, जो रीसेंट डेवलपमेंट थी, मिडल ईस्ट क्राइसिस और इंसर्जेंसी के हवाले से जो शाम में आपने देखी हैं अभी और गुज़िश्ता 10 रोज़ और उससे ज़्यादा हो गए हैं, जो है वो ये यकसर सूरत-ए-हाल लम्हा-ब-लम्हा तब्दील भी होती जा रही है और इस
प्रोग्राम को करने का मकसद भी ये था कि आपको जो लेटेस्ट इनसाइड इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में आगाह भी किया जाए, और जो है वो आई होप कि आपने इस प्रोग्राम को मुलाहिज़ा करेंगे भी, और हमारे जो चैनल है द क्रिसेंट पर्सपेक्टिव उसको जो है वो लाइक और सब्सक्राइब भी करेंगे, और साथ में आप जो है वो इस प्रोग्राम के पर्टिकुलरली बारे में कमेंट करके हमें अपने व्यूज़ न्यूज़ से भी मुतला करेंगे कि आप क्या सोचते हैं और क्या मज़ीद ऐसे टॉपिक्स हैं जो इसके अंदर शामिल होने चाहिए। सो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ डॉक्टर साहब, बहुत 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 शुक्रिया शुक्रिया आपका भी कि जो है बहुत वो सारा। बिल्कुल। आइंदा इंशाल्लाह जो है वो लेटेस्ट डेवलपमेंट के साथ दोबारा एक नई एपिसोड में प्रोग्राम खबर क्या है में दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।